तो दोस्तों 1 और 2 नवंबर के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को एक साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रेगुलर आपको करंट अफेयर इसी चैनल पर मिला करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना लक्ष्मी भंडार को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मी भंडार योजना है और ये योजना कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। तो ये देखो, स्कॉच अवार्ड मिला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लेटिनम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर की ओर से। ठीक है, देखो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को इसमें अनुदान मिलता है। सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाता है। स्कॉच अवार्ड 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या होता है? उन लोगों और परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं दोस्तों? इनका नाम है लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाले मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने जीत हासिल की है। आप लोग जानते ही हैं कि राजधानी कहाँ पर है? ब्राज़ीलिया में है और मुद्रा है ब्राज़ीलियाई असली। ठीक है, तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। अगला क्वेश्चन है, 67वें कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार के लिए कितने नामों की घोषणा की गई है? तो कुल मिला के 67 नाम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लेखकों, खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्राप्तकर्ताओं सहित 67 लोगों को राज्योत्सव पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन का नाम भी है, ए राम मित्रा का भी नाम है, प्रोफेसर कृष्णा गौड़ा का भी नाम है और इंग्लिश चैनल तैरने वाले पैरालंपिक खिलाड़ी राघवेंद्र अनवेकर, सोलिगा समुदाय में सहयोग पर प्रकाश डालने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मदन गोपाल और भी कई नाम इसमें शामिल हैं। कुल 67 नाम इसमें शामिल हैं, 67। हाल ही में वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया। अब देखो, वर्ल्ड वीगन डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे में थोड़ा सा अंतर होता है। वेजिटेरियन और वीगन में अंतर ये होता है, दोनों ही शाकाहार से संबंधित हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो लोग दूध, दही और जो एनिमल प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और मांसाहार से दूर रहते हैं। लेकिन वीगन उन लोगों को कहा जाता है जो लोग एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट हो, दूध, दही से भी वो लोग परहेज करते हैं। तो वर्ल्ड वीगन डे प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। हाल ही में विश्व बचत दिवस मनाया गया। कब? तो इसे मनाया गया फ्रेंड्स 31 अक्टूबर को। ठीक है, थीम क्या रही? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। ठीक है, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, यानी कि जो बचत होती है आपको भविष्य के लिए तैयार रखती है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किसने फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप जीत लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन ने। किसको हराया? कोलंबिया को हराया। और इसका मेजबान देश कौन सा रहा? तो भारत रहा। ये भी याद रखना, भारत ने अंडर 17 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया। लेकिन जो भारतीय महिला टीम थी वो 3 मैच हारने के बाद ग्रुप चरण को पार नहीं कर पाई थी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 11 अक्टूबर को शुरू हुआ था और फाइनल मैच 30 अक्टूबर को खेला गया था। सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 का जो तीसरा संस्करण है, यानी कि तीसरी बार इसे जीता है भारत ने, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहोर बाहरू में तमन दया हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और तीसरी बार सुल्तान ऑफ जोहोर कप को जीत लिया है। यूजीसी द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को कब भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा गया? तो दोस्तों यूजीसी द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा गया है 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को जितने भी
उच्च शिक्षा संस्थान है वो भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया अभी हाल ही में, कब? तो 31 अक्टूबर को। आप जानते ही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है 31 अक्टूबर को, और इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। और आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी। तो इसके बारे में एक लंबी कहानी है, सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है अमेरिका। ये जो रिपोर्ट आई है यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की, रिपोर्ट का नाम है इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो के द्वारा ये पता चला है। इसमें किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 को जारी किया है? कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 इसको जारी किया गया किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। अगले कुछ वर्षों में वैश्विक ऊर्जा की कीमतें इस रिपोर्ट के अनुसार कम होनी है, लेकिन ऐतिहासिक औसत से अधिक बनी रहेंगी। और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2023 में ऊर्जा की कीमतों में 11%, 24 में 12% की गिरावट की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्पेस कांग्रेस यानी कि ISC 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसकी मेजबानी करेगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो सेटकैम इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसको क्या कहते हैं? SIA इंडिया ने नई दिल्ली में 3 दिन का इंडिया स्पेस कांग्रेस का आयोजन किया है, जिसकी थीम है, क्या थीम है? लेवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। इस कार्यक्रम में 30 देशों के वक्ताओं ने भाग लिया था, जिसमें इसरो, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, NSIL और दूरसंचार विभाग का समर्थन भी प्राप्त है। बात करते हैं 2 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी HLDMM की सह अध्यक्षता की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया ने। भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स में हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी HLDMM की सह अध्यक्षता की है। इस दौरान सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग सीट में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आकांक्षा व्यवहारे, जो कि महाराष्ट्र की वेट लिफ्टर हैं और 40 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं नेशनल लेवल पे, किसमें? खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग सीट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस पहल के लिए फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल फॉर स्कूल। उद्देश्य क्या है? फुटबॉल और विभिन्न विषयों पर बच्चों को शिक्षित करना। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर होगा वो पुणे में स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में किसने फ्रेंच ओपन में सुपर 750 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में कौन सा अभयारण्य देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभयारण्य देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये है रानीपुर अभयारण्य। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में, चित्रकूट जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 529.36 वर्ग किलोमीटर। आपको पता होगा कि एक बांध बनने वाला है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो क्या होगा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जहाँ पर टाइगर रहते हैं, बाघ रहते हैं, वो जलमग्न हो जाएगा। तो वहाँ से जो टाइगर होंगे वो भागकर कहाँ पर आएंगे? रानीपुर में आएंगे। तो इसके लिए इसका विस्तार किया गया है। अच्छा, याद रखना कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व हैं। रानीपुर को जोड़ लोगे तो 4 हो जाएंगे। हालांकि रानीपुर का जो विस्तार होगा वो अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी तक दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। चौथा बन रहा है रानीपुर अभयारण्य। हाल ही में देश के स्टील मैन का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? जिनका नाम है जमशेद जे ईरानी। ये हैं जमशेद जे ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पहला डाटा सेंटर है ये बन रहा है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है।
इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर को किया है। इस डेटा सेंटर की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 250 मेगावाट। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट इन 100 ग्लोरियस ईयर्स, एक किताब आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट इन 100 ग्लोरियस ईयर्स। इस किताब को किसने लिखा है, हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी के पास 2 मंत्रालय हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और दूसरा कौन सा है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसको भी याद रखना। और ये भी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट इन 100 ग्लोरियस रिपोर्ट, इसका जो प्रीफेस है, प्रस्तावना है, वो अमिताभ बच्चन ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रूपी कब लॉन्च किया है। तो अब भारत में भी आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, उसी प्रकार की एक कॉइन जिसको ई रूपी कहेंगे, इसको जो है अभी फिलहाल एक प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 नवंबर को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और इसमें क्या है कि अभी कुछ बैंकों को, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, एस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC को चुना गया है कि अभी जो शुरुआत में इसकी जो टेस्टिंग की जा रही है उसमें ये बैंक शामिल रहेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC मीडियम ऑफ पेमेंट और लीगल टेंडर होगी। इसे बैंक मनी या कैश में भी आप बदल पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि RBI इस फाइनेंशियल ईयर में एक डिजिटल रूपी लेकर आएगा, तो आ चुकी है। विश्व शहर दिवस 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों, विश्व शहर दिवस 2022 की थीम है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल होना चाहिए था, गलत हो गया है। तो इसका मतलब वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा और चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व शहर दिवस मनाया जाना। मेजबान कौन बना है, संघाई चीन। पहली बार इसे 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने मैक्सिकल F1 GP को जीता है। तो मैक्सिकल F1 GP के विजेता बन गए हैं कौन, वही मैक्स वर्स्टेपन, रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। और 2 पॉइंट और याद रखना कि लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने। लोरियस स्पोर्टमैन 2022 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। एक बात और, ये लोरियस स्पोर्ट वुमेन बनी है एलन थॉम्सन हैरा, जो कि स्प्रिंटर है, कहाँ की, जमैका की। तो हाल ही में आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो इसका नाम है हरित आयकर। तो इस पहल को 31 अक्टूबर को आयकर विभाग ने शुरू किया है। हरित का मतलब हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाई इनकम टैक्स। तो दोस्तों, ये थे 1 और 2 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।